बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में हम मौशी सूरत हाल का तस्करा करने जा रहे हैं, बिलखुसूस आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट। जो ख़ाम तेल की कीमतें ज़्यादा हुई और इससे जो असरात मुरतब हुए, उसका रिज़ल्ट हमारे पास ये आया कि हुकूमत की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की अगर बात करें तो पेट्रोलियम प्राइसेस को दोबारा से बढ़ा दिया गया है। अब पेट्रोल की प्राइस अगर देखें तो 3 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी गई है, जबकि डीजल की 5 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने का हुक्म दे दिया गया है। यकीनन आवाम के लिए एक और मुश्किल, एक और परेशानी आबनाए हुर्मुज़ की कशीदगी और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पेट्रोलियम प्राइसेस पर, ना सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस पर बल्कि ओवरऑल भी हमारी इकॉनमी और महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है। इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी रीजंस क्या हैं, उनको डिग आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ उनके लिए क्या असबाब, क्या इकदामात किए जा सकते हैं, क्या पॉलिसी मेकिंग में चेंजिंग लाई जाना ज़रूरी है, इसको भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हुकूमत की जानिब से बिजली के नर्ख बढ़ाने की बात की जा रही है तो आवाम पे एक और महंगाई बम गिरने की तैयारी हो रही है। आवाम इसको किस तरह से देख रही है, आवाम के क्या मुतालबात हैं और क्या जब भी बजट पेश किया जाता है, जब भी नए साल की एक उम्मीद जो है वो जागती है और फिर ये कहा जाता है कि आवाम की रिलीफ का बजट आएगा, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, उनके लिए इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसीज आएंगी, गो के ये बातें सिर्फ बातों की हद तक ही रहती हैं, इनका कोई प्रैक्टिकल जो है इम्पैक्ट हम नहीं देखते। बट आवाम फिर भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़रूर लगाए रखती है कि कभी ना कभी हुकूमत हमें रिलीफ देगी। आया ये रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जो अपनी जगह एग्जिस्ट करे। इसके साथ साथ बिजली के नर्ख में अगर इजाफा होता है तो फिर इससे सनती पैदावार किस तरह से मुतासिर होगी, क्योंकि सनतों का जो ऑलरेडी हमारे सामने कुछ डेटा मौजूद है उससे भी ये पता चल रहा है कि सनती पैदावार में कमी देखने में आई है। अगर एक माह के डेटा को देखें, कुछ स्टैट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे, डिटेल से जानेंगे भी कि आया ये कमी क्यों नज़र आ रही है, महंगाई की शरह में क्यों तेज़ी से इजाफा हो रहा है। शेख खुर्दनोश की बात करें तो उनमें भी तेज़ी से दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। आवाम के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। क्या इन मुश्किलात का कोई हल है, ये जानेंगे अपने मेहमानों से। मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, हमें दो सीनियर इकनॉमिस्ट जो हैं इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। माहिर मौशियात नौरीन गफ्फार साहिबा हैं हमारे साथ, नौरीन खुशामदीद कहना चाहेंगे, और माहिर मौशियात मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमें ज्वाइन करें। सर, आपको भी खुश आमदीद कहते हुए मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, अभी तक की जो सिचुएशन है, स्पेशली अगर हम पेट्रोलियम प्राइसेस को देखें, सर फिर एक मरतबा इजाफा देखने में आ रहा है। अब तो कहा भी जा सकता है कि खाम तेल की प्राइसेस ज़्यादा हुई हैं, इसीलिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है। लेकिन बिजली के नर्ख बढ़ाना, अशया खुर्दनोश में दिन ब दिन इजाफा होना उनकी कीमतों में, ये किस तरह से जस्टिफाइड है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है 5.77 और डीजल की 6.47। उससे कल जो हमारी प्राइसेस थी वो पेट्रोल की 331 रुपये 20 पैसे पे पहुंच गई थी। इसमें 114 रुपए जो है वो गवर्नमेंट के लीवेज टैक्सेस है। जो पेट्रोल की कीमत है वो 217 रुपए। तो एक तो जहन में ये रख लें कि अगर आप 331 रुपए पे कर रहे हैं तो पेट्रोल की कीमत जो आपको चार्ज की जा रही है वो 217 है। बाकी उसमें 114 रुपए गवर्नमेंट के टैक्सेस लीवेज हैं। तो ये जो पीडीएल 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 आप सुन रहे हैं, ये अजाब एक कई दिहाइयों से चलता चला आ रहा है। किसी एक खास पर्पस के लिए जब सलाद भर आया था मुल्क में लगाया था, लेकिन अब उसको छोड़ना मुश्किल हो गया। बल्कि ये एक इजी वे ऑफ रेवेन्यू जनरेशन बन गया है। पेट्रोल पंप्स वाले कमा के एक साल में 1,700 अरब रुपए आपको दे देते हैं और आप उससे फिर बजट खसारा पूरा करते हैं। और एफबीआर का अगर शॉर्टफॉल होता है तो उसे भी आप यहीं से पूरा करते हैं। तो हम्म। दूसरे लफ्जों में आपकी कोताहियां, आपकी कमी को पूरा करने के लिए आवाम की जेब पे एक मुस्तकिल आपने हम्म। जबरी भत्ता लगा दिया है। ये तो है पेट्रोल की कीमत। अब आपका सवाल कि जी खाने पीने की अशिया और दूसरे आइटम्स में जो इजाफा हो जाता है उसकी वजह ये है कि ये पेट्रोल और डीजल जो है ये ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, ये ट्रैक्टर्स में यूज होता है। लिहाजा उनसे मुंसलिक तमाम चीजें जो हैं जिसमें खाने पीने की अशिया फूड आइटम्स हैं और दूसरी एसेंशियल कमोडिटीज हैं एग्रीकल्चर की, वो सब शूट कर जाती। फिर
इसका एक और टिकल डाउन इफेक्ट जो है वो दूध की कीमतों पे और ज़रूरी अजनास पे पड़ता है। जी। तो बसेस पे है, टैक्सियों पे है, किराए पे है, रिक्शाओं पे है। तो ये सब चीज़ों में जो जो भी चीज़ें लेके जाई जाती हैं, लेकर आती हैं, ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, वो सब उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और यही हो रहा है। अब इसका हुकूमत ने आईएमएफ से इसको जोड़ दिया अपने रेवेन्यू जनरेशन का एक मोड ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, यानी आईएमएफ को ये बतलाया कि एफबीआर इतने करेगा, लेकिन इतने पैसे हमें डायरेक्ट लीवी की शक्ल में मिलेंगे जो पीडीएल की शक्ल में हम वसूल करेंगे। ठीक। और इस बार भी जो टारगेट रखा है उन्होंने 1700 अरब प्लस 12% इजाफी टारगेट रख दिया है। तो ये एक चीज ऐसी है उसमें मैंने कॉलम भी लिखे हैं कि जो मुझे खत्म होती नहीं नजर आ रही बल्कि बढ़ती जा रही है। 50 रुपए फी लीटर शुरू हुई थी और उसके बाद हुआ ये 70 हुई, 80 हुई, फिर से भी बढ़ी। अब इस वक्त 80 रुपए फी लीटर जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे हैं सही। आपका पेट्रोल के ऊपर, जो सही। एक बहुत ही ज्यादा और बहुत ही हैवी बर्डन है गरीब पे। एक सुबह जब वो निकलता है ठीक। नौजवान अपनी जॉब पे जाने के लिए, तो उसको नहीं पता होता कि आज 1 लीटर पेट्रोल डलवाने में मुझे 331 देने पड़ेंगे, 350 देने पड़ेंगे, बिल्कुल। 400 रुपये देने पड़ेंगे। ये अनसर्टेनिटी अच्छा एक सर, हमारे ऐसी पास जो पैदा करती है। इत्तलात आई उसके मुताबिक जो मैंने सवाल भी किया था, मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप एक मरतबा फिर से इसको क्लियर कर दें, क्योंकि एक डिफरेंस आया। हमारे पास जो रिसर्च आई और हमारे पास जो इत्तलात आई उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा आया है। आपने जो स्टैट्स बताए सर वो डिफर कर रहे हैं इससे। अच्छा, मुझे जो कल की फिगर थी जब पेट्रोल की कीमत 331 कल 18 तारीख को जो बेस बना के अगर चलते हैं तो उसमें 5 रुपये 77 पैसे पेट्रोल और 6 रुपये 47 पैसे, लेकिन मैं रीचेक कर लूंगा। बहरहाल वो तो सर प्लीज़, ताकि हम आवाम को जो डिलीवर करें वो एग्जैक्ट हो। हमारे पास जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक, इसलिए मैंने दोबारा भी आपसे गुजारिश की कि एक मरतबा फिर से हम इसको रिकॉल कर देते हैं। मैं नौरीन साहिबा की जानिब सर बढ़ना चाहूँगी। नौरीन साहिबा, आबनाए हुर्मस में कशीदगी के असरात डायरेक्ट नज़र आना शुरू हो गए और इसका इम्पैक्ट पेट्रोलियम प्राइसेस पर आया, कैसे देख रही हैं? बहुत मुश्किल सिचुएशन देख रहे हैं बिकॉज बिजनेस कम्युनिटी को के साथ काफ़ी ज़्यादा लाइजॉनिंग रहती है। तो हमारा ज़्यादातर माल जो है आता है थ्रू ट्रक्स ट्रॉलर्स, आता है फ्रॉम कराची। और अगर हम ऑल द वे फ्रॉम कुछ कश्मीर भेजना चाह रहे हैं या कोई और केपीके में भेजना चाह रहे हैं, तो अगर माल शुरू होता है कराची से चलना, अगर लेट्स सपोज मंडे को एक एक्स प्राइस के ऊपर लोड करवाया और उसके बाद वो स्टे करते करते 24 आवर्स में पहुंचता है और 24 आवर्स में हमें 4 तरह के बिल्स पर आते हैं, जाके माल उतरता है और फिर तो उसमें हम एग्जैक्ट कॉस्ट जो लेनी है जिसको हमने माल बेचा है उसके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन गया, क्योंकि हर कोई ऐप लगा हुआ है कि अभी पेट्रोल की प्राइस अभी स्टेशन पे कोई भेज दो, इस स्टेशन पे इतना भेज दो। तो वो जो प्राइस की कैलकुलेशन है ना वो जी। नैनो सेकंड्स के अंदर हम चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अरे एंड यूजर से लेना होता है तो एंड यूजर के ऊपर बर्डन ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि जाहिर है कोई भी कारोबार कर रहा है उसने एंड में कंज्यूमर से ही अपना पैसा सारा लेना है। सही है। परचेजिंग पावर बिल्कुल खत्म जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और हम सारे जो टीडीएस एक्टिविटीज हैं, रादर कि हम एक्सपेंशन और स्ट्रैटेजी के ऊपर सोचें, हम ग्रोथ के ऊपर सोच ही नहीं पा रहे। हम तो ये रोजाना की जो एक्टिविटी है उसमें इतने ज्यादा परेशानी का आलम बन गया है कि कहीं पे कहीं ठहर नहीं पा रहे। जो फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर पेट्रोलियम की प्राइसेस थी ना, एटलीस्ट हमें पता था कि 15 दिन तो यही प्राइस रहनी है, तो वो आसानी थी चीजों के लिए। अभी जो बिल्कुल ऐसे ही है। हो रहा है वो ये हो रहा है कि सुबह में हम देखते हैं कि प्राइस ये है पेट्रोल की, तो अगर आज कम हो गई है प्राइस तो आज हम ज्यादा से ज्यादा काम कर लेते हैं, कल ज्यादा है तो आज थोड़ा काम ठहर जाते हैं हम,
इसको देखते हैं अच्छा, उसकी कितने दिन, वजह से तो भी एक डिले क्योस काफी जनरेट हो रहा ज्यादा है, चीजों यकीनन में आप आ मेरी रहा है। बात की तायद करेंगी नौरीन, के उससे भी एक इबहम, एक क्योस जनरेट हो रहा है कि पेट्रोल पंप मालिकान अपनी मर्जी ज़्यादा जाहिर कर रहे हैं। अल्टीमेटली एक और बम आवाम की जो है वो मुश्किल में सामने आ रहा है कि आवाम जाए तो जाए कहाँ, किस पर तकिया करे, किस पर बिलीव करे। घर से निकलने से पहले पेट्रोलियम प्राइसेस के नोटिफिकेशन चेक करें, फिर पेट्रोल पंप का रुख करें। ये जो इबहम है, क्या ये सॉर्ट आउट हो सकेगा आने वाले वक्त में? सॉर्ट अभी भी हो सकेगा जब आने वाली प्राइस के ऊपर कोई इंडस्ट्री को ऑनबोर्ड करके कोलैबोरेटिव चीज बनाए। प्रोडक्शन बहुत जरूरी है, स्टेट को ऑनबोर्ड करके ही स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, बिकॉज इन्होंने रोड पंप्स को इख्तियार दे दिया ना कि वो कभी भी किसी पर रोड प्राइस चेंज कर देते हैं, और किसी को भी इस बारे में कुछ पेट्रोल पंप वाले खुद भी रोजाना की बेसिस के अपनी कैलकुलेशन, अगर स्पेकुलेशन भी कर रहे हैं तो उसकी भी कैलकुलेशन रोजाना की बात में करनी पड़ेगी। तो वो इस एक्सरसाइज दोनों तरफ, हर तरफ किसी को चाहे जो सर है उसको भी आसानी नहीं है, और जो है है ही पहचान, जो आप कर रहे हैं उन्हें ये कोई आसान काम नहीं है इसकी एवल्यूशन, उसकी कैलकुलेशन, क्योंकि पेट्रोल पंप के मालिक से ही बात हो रही थी, कह रहे थे हम ठीक। बहुत परेशान हैं कि ये रोजाना हमारे सर पे मुसलसल हो जा रहे हैं कि आज बताया कि गया। अच्छा, आप बता रही है वो तो परेशान है, लेकिन उनकी जानिब से हर रोज हड़ताल की कॉल दे दी जाती है, आवाम परेशान हो जाती है, फिर वो कॉल वापस ले ली जाती है। मैं इस पॉइंट पे जरूर आपसे डिस्कशन करूंगी। अभी थोड़ी सा आपकी जानिब से फ्रेजिंग का इशू आ रहा है, कोई टेक्निकल इशू है। मैं चाह रही हूँ जरा मैं मिर्जा साहब से एक मरतबा फिर से गुफ्तगू कर लूँ। मिर्जा साहब, एक तो ये चीज़ के पेट्रोल पंप मालिकान की हठधर्मी भी नजर आ रही है, हड़ताल की धमकी दे देना, हड़ताल की कॉल दे देना, फिर वो कॉल वापस ले लेना, अपनी अपनी मनमर्जियां भी चल रही हैं। आवाम जाए तो जाए कहाँ? देखिए, एक और चीज बड़ी तेजी से खामोशी से हो गई है, जो आपने भी नहीं नोट की और बहुत सारे लोगों ने नहीं नोट की। पेट्रोलियम डीलर्स ने अपने मार्जिन के लिए मुतालबा कर दिया और कहा हम स्ट्राइक कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। पेट्रोलियम डीलर का मार्जिन ऑलरेडी अभी पिछली बार बढ़ाया गया था। अब उन्होंने बढ़ाया तो फिर 2600 रुपये मांग रहे थे, लेकिन नेगोशिएशन वगैरह करने के बाद अब उनका जो 8 रुपये पहले होता था वो 10 रुपये हो गया है पेट्रोलियम डीलर्स का कमीशन। तो और ये मुस्तकिल है, ये पेट्रोल की कीमत ऊपर जाए नीचे जाए इसने कम नहीं होना। अच्छा, मैं आपकी वो इंक्वायरी क्लियर कर दूं जो जी आपने जी मुझसे सर, जी कही सर। थी। पेट्रोल की कीमत 18 तारीख को, जो मैं डेट बार बार कह रहा था, 5 रुपए 77 पैसे फी लीटर, ठीक और डीजल की 6 रुपए 47 रुपए पर लीटर बढ़ी है। ठीक। लेकिन 19 तारीख को जो आज है, जी सर। आज पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 34 पैसे बढ़ी है मजीद, बिल्कुल। और डीजल की 5.27 बढ़ी है। ठीक। इस लिहाज से आज पेट्रोल की कीमत है 334 रुपए 54 पैसे फी बिल्कुल। लीटर, और डीजल की है 395 रुपए। ठीक हो गया। ठीक क्लियर है हो सर, गया जी ये? बिल्कुल सर, हो गया। हम आवाम के लिए इसलिए ज़रा एक मरतबा फिर से मैंने क्लैरिटी चाहिए ताकि आवाम को हम जो खबर पहुंचाएं वो वो कल बिल्कुल की 18 ऑथेंटिक की हो। डेट मैंने लिखवाई थी, आज मैंने ठीक। आपको फिर 19 की भी जो आज कीमत बढ़ी है वो भी बतला दी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर, अब इस जो है वो मौजू पे वापस आते हैं कि पेट्रोलियम डीलर्स का कमीशन भी अभी आपने जिस तरह से डिस्कस किया, कमीशन एक इशू है, पेट्रोलियम जो है वो मसनूआत की कीमतों में मज़ीद बढ़ना एक इशू है, डेली बेसिस पर ये कीमतें बढ़ना, फ्लक्चुएट होना, ये भी आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बना है। क्या सर जी, इन मैंने तमाम तर उसको बड़ा मसाइल का अपोज कोई एक किया हल नहीं है? है। ये डेली बेसिस पे कीमत ने एक इतनी इंतशार पैदा कर दिया है, कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। बिल्कुल। अब ये तो नहीं हो सकता कि रात में बड़ी कीमत तो सुबह दही वाला और दूध वाले कीमतें बढ़ा देगा, या खाने पीने की अशिया और कीमतें बढ़ जाएंगी, या वो गरीब आदमी हम्म। जो 331 रुपए लेके निकला है घर से, उसको वहां 400 रुपए देना पड़ रहा है। तो ये ऐसा सब ही है। एक कंफ्यूजन है। 15 दिन की जो इनकी कीमतों का एक शेड्यूल था, दैट वाज वर्किंग ओके, लेकिन ये लोग इस वजह से कि 15 दिन में क्वांटम ज्यादा हो जाएगा, सही। यानी उसकी इजाफा कीमत में 20-25 रुपए बढ़ जाएगा, 5-5 ऐड करके। लिहाजा इन्होंने कम दिखाने के लिए हुकूमत ने 3 रुपए 2 रुपए 5 रुपए
बिल्कुल ऐसे ही है। डेली बेसिस पर कर दिया है। लेकिन अच्छा, आप जब इसका भी उन्हें सर जोड़ेंगे, नुकसान जो है वो मैं नौरीन की जानिब वापस जाऊंगी। नौरीन, इसका अल्टीमेटली नुकसान भी आम आवाम को हो रहा है। 2 लीटर या 3 लीटर डलवाने पर जो इजाफी पैसे डिडक्ट किए जाते हैं, लेट सपोज अगर 3 लीटर कोई डलवा रहा है और 1002 रुपए का डल रहा है, तो वो 1010 रुपए पेट्रोलियम जितने भी ये पंप मालिकान हैं ये डिडक्ट करते हैं। वो ये नहीं करेंगे कि 1000 डिडक्ट करके 2 रुपए का आपको रिलीफ दें, वो 8 रुपए आपसे इजाफी चार्ज करेंगे। यहाँ कौन इनको क्लेम करेगा? यहाँ कौन जो है वो इस इजाफी जो है वो बोझ जो आवाम पे डाला जा रहा है या इजाफी वसूली का कोई इंक्वायरी कर सकता है इस पर? सर इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के इदारे ही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कॉमन मैन तो कोई इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। गवर्नमेंट को ही इन करना होगा। गवर्नमेंट ही इनसे ये बात के ऊपर सब्सिडी दिलवा सकती है टू दी कॉमन मैन। ठीक। अदरवाइज देयर इज नो अदर एंटिटी, क्योंकि ये तो माफियाज हैं मैम, आप जानती हैं बहुत अच्छे से। ये तो किसी की नहीं सुनते। क्योंकि मैं संडे को एक जगह बैठी हुई थी, वो कह रहे थे मैम आप दलवा लें, मंडे से बंद होने लगा है। तो अब इस तरह के भी ये लोग थ्रेट्स देते हैं जो है ना, एग्जैक्टली। लेकिन बंद नहीं हुआ, कोई हड़ताल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, मुकमुका हो गया उनका। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये गवर्नमेंट इंटरवीन करे और ये रोजाना की मद में जो बढ़ने वाला काम है ना, उसको खत्म करके और उसको फोर्टनाइटली पे लेके आए, ताकि कोई स्टेबिलिटी कुछ तो हम इवेलुएट कर सके ना कि कहाँ जा रहे हैं। ये बहुत क्योंकि अच्छी बात प्रेशर आपने बहुत की। पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा और इसका अल्टीमेट नुकसान आवाम पर, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं नौरीन की जाने भी बढ़ना चाहूँगी। नौरीन, एक पॉइंट जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अशाय और अनोश की कीमतों में दिन ब दिन हमें इजाफा देखने में आ रहा है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है, जबकि अगर हुकूमत वक्त को देखा जाए तो उनकी जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि हम तो आवाम के लिए रिलीफ पैकेजेस भी ला रहे हैं, उनको हम इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसीज भी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फ्री मुहैया की जा रही है। क्या फ्री ट्रांसपोर्ट देना आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है? नहीं, बहुत बड़ा रिलीफ तो नहीं है। थोड़ी सी आसानी हो सके, लेकिन आवाम की कि ये जो रिलीफ है भी वो हर किसी को मैसर नहीं है। अगर जितनी भी बसें मैं देख रही हूँ यहाँ पे चल रही है इंटरसिटी, तो यहाँ पे इतनी वो ओवरलोडेड होती हैं कि जो कुछ खवातीन हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती और उनको फिर दूसरा मोड ही इस्तेमाल किसी ऐप थ्रू अपनी ड्राइव बुक करती हैं और चलती हैं। तो ऐसे कोई इतना मेजर रिलीफ उससे मुझे तो नहीं नजर आ रहा, क्योंकि टाइमिंग्स डिफरेंट है, बहुत सारे और मामलात हैं। दूसरा जो सब्सिडी भी दे रहे हैं, वो जो दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जो महंगाई बढ़ी है सही। वो उतना क्वालिफाई नहीं हो रही। ठीक है ना, वो फिर भी डेफिसिट के अंदर ही जा रहा है जैसा नजर आ रहा है। क्योंकि डेली के बेसिस पे आपका प्राइसेस, सारी चीजों की प्राइसेस बढ़ी है, लेकिन जब डिक्लाइन आता है, जब डिक्रीज आता है, तो डिक्रीज का इम्पैक्ट इतनी जल्दी कभी भी कोई नहीं दिखाता। और वो उसको मॉनिटर करना जरूरी है कि जो डिक्रीज है उसका भी तो बेनिफिट दो ना। जब बिल्कुल बढ़ता है तो उसका तो फटाफट से लोड हमारे कंज्यूमर्स को चला जाता है, ऐसे लेकिन ही जो है। डिक्रीज है उसका बिल्कुल भी नहीं जाता और उसकी कोई पूछ भी नहीं है हम्म। कि ये क्यों नहीं ऐसा हो रहा। तो इस मैकेनिज्म को अगर शायद देखें तो शायद आवाम को हम थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म पे सब साइलेंट है। ऐसा ही है इख्तियार बेग साहब, ऐसा क्यों है कि सब खामोश हैं? और ये जो डेली बेसिस पे प्राइस फ्लक्चुएट हो रही हैं, इससे भी कुछ क्योस जनरेट हो रहा है। क्या इसका कोई सोल्यूशन है आपकी नज़र में? इनका सबका सोल्यूशन है एक, और वो है डीरेगुलेशन ऑफ पेट्रोलियम सेक्टर। मैंने 2 रिपोर्टें बना के भेजी थी, एक पे प्राइम मिनिस्टर साहब मुतफिक है, वो था डीरेगुलेशन ऑफ शुगर सेक्टर, कि इसमें आप इंपोर्ट के अलाउ करते हैं, एक्सपोर्ट के अलाउ करते हैं, इसमें फिर स्कैंडल होता है, फिर रिबेट देते हैं, फिर टैक्सेस माफ। हुकूमत का काम ही नहीं है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब। तो मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी कमेटी की, जिसका मैं चेयरमैन था, सही। ये प्रपोजल पसंद किया है कि शुगर सेक्टर को लॉन्ग टर्म में हम डीरेगुलेट कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी चीजें अमेरिका में देखें, हर पेट्रोल पंप पे अलग-अलग उनकी कीमतें लिखी होती, लोग जाते हुए पढ़ते जाते हैं, जहाँ कम नजर आता है रोक के भरवा लेते हैं। आप इसमें भी पेट्रोलियम सेक्टर को डीरेगुलेशन करना होगा।
हुकूमत की जो रेगुलेशन है या ओवर रेगुलेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस ला रही है और लोगों को अनरेस्ट है, लोग एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का शिकार है। सही। तो दूसरी जो बड़ी चीज इससे ज्यादा है वो ये है कि आपका इंपोर्टेड फ्यूल जो है उस पे अपना रियलाइज कम करें खुदा के वास्ते। दुनिया में अब ईवी कार आ गई है, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बाइक आ रही हैं, उसको इंसेंटिवाइज करके बढ़ाएं। आप बिजली में सोलर को यूज करें। आप सोलर आता है आपको मौत पड़ जाती है कि एक सोलर आ गया, अब हमारी बिजली कम खर्च हो यूज होगी। तो वो आप नेशनल ग्रिड को बचाने के लिए जो 8000 मेगावाट एक्सेस है आपके पास, आप एक सस्ती, क्लीन और अच्छी बिजली को डिस्करेज कर रहे हैं और उसके ऊपर कभी लाइसेंस लगा देते हैं, कभी फीस लगा देते हैं। और उसका सर रेट अभी तो ये खरीदने का तैयारी की इन्होंने जा रही है कि 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ अवाम पे डाला जाए, ये भी इम्कानात हैं अभी। बिजली की कीमतें भी बढ़ाने का इन्होंने वो दिया निपटाने, और दूसरे पेट्रोल की तो बढ़ ही रही हैं और उसके बाद जब ये दो चीजें बढ़ती हैं तो कुछ चीज बचती ही नहीं है ऐसा ही है। जहाँ पे ये इस्तेमाल ना हो, तो उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं, महंगाई में इजाफा हो रहा है और एक आम आदमी जो है वो बुरी तरह परेशानी का शिकार है। सर इसका अल्टीमेट हल क्या है? क्या हम यूं ही डिस्कस करते रहेंगे और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते रहेंगे कि हम पे कोई रहम खाएं, तरस खाएं और हमारे लिए भी सोचें? देखिए, आप रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएं, आप सोलर एनर्जी लें, विंड एनर्जी लें, हाइड्रो एनर्जी लें, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाएं, आप इलेक्ट्रिक बाइक्स पे जाएं। आपका आधा तो कर ले कम से कम अपना इंपोर्ट बिल। सही। 17-18 बिलियन है। तो उस और उसके ऊपर आपकी तेल की कीमतें नहीं बन रही, अमरोज नहीं बंद हो रही, अमेरिका ब्लॉकेट नहीं कर रहा है, वो इंडिजिनियस है सब चीजें। सोलर एनर्जी आप अपने पैदा कर रहे हैं, अल्लाह ठीक। ने आपको 365 दिन दिए, बिल्कुल। बट आप इसमें मत पड़े कि हमारी जो नेशनल ग्रिड में 8000 मेगावाट इजाफी बिजली है फिर उसका क्या होगा। अब आप कोई गलती करेक्ट कर लें इसके बजाय कि उसको ड्रैग करते जाएं, तो ये हमारा इस वक्त एक माइंडसेट को बदलना है। आप सोलर को इनकरेज करा था जैसे पहले, अब भी करें। ठीक। भले लोग आपकी नेशनल ग्रिड नहीं ले आए, सोलर पे जाए, आपका फ्यूल तो कम इंपोर्ट होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, ये जिस तरह से आप इंपोर्ट्स की कमी की बात करें, मैं ज़रा नौरीन से डिस्कस करना चाहूँगी। नौरीन, जब भी तरक्की की बात आती है, मौशी सूरत हाल की बेहतरी की बात आती है, अल्टीमेटली एक बात ज़रूर डिस्कस होती है कि अपनी इंपोर्ट्स को कम करें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। अब एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएं जब कोई चीज़ भी हमारी जो है वो कम नहीं हो रही, ना बिजली की प्राइसेस कम हो रही है, ना तेल की प्राइसेस कम हो रही है। अब तो हमारे पास एक महीने के जो स्टैट्स आ रहे हैं वो तो साफ ये कह रहे हैं कि बड़ी सनतों की पैदावार में कमी हुई है। जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो फिर कैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी? ज्यादातर जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करें ना तो उसमें प्राइमरीली एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। बहुत सारे लोगों का इंडस्ट्री लगा के एक्सपोर्ट करने का फोकस मैंने अभी तक किसी भी पॉलिसी के अंदर पढ़ा नहीं, बिकॉज उसमें कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस जो है वो इतनी ज्यादा हो रही है कि हम इवन बांग्लादेश से बिल्कुल भी कंपेटिटिव नहीं है। आपको मैं एक हार्डकोर फैक्ट, एक ओवरसीज पाकिस्तानी है वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाह रहा था फॉर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ हुआ है। मैम आप बिलीव नहीं करेंगी, मेरा दिल जल गया जब उसने कहा कि मैंने घाना में फैक्ट्री लगाना ज्यादा आसान समझा पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इतना मुश्किल है कि एक्सपोर्ट के ऊपर हम कोई कमोडिटी पे आए उसके लिए पता नहीं कितना अरसा लग जाएगा। हम थोड़ा रियलिस्टिकली अगर उसको देखें कि हमारी जो पॉलिसी, हमारे जो इदारे हैं वो करना चाह रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हम कर पा रहे, जबकि आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री भी तैयार है काम करने के लिए। तो थोड़ी सी कंडूसिव एनवायरनमेंट के अंदर क्यों हम इतनी डिले क्यों है। अब जब सोलर पे हम आना शुरू हुए, सोलर लगना शुरू हो गया, तो सोलर के ऊपर आपने जो नेट मीटरिंग वाला जो हिसाब किताब है उसकी प्राइसेस में हमने इतना ज्यादा दे दिया कि जिन्होंने लगाया है अब वो क्या वो भी करने परेशान वाले है। हैं। बिल्कुल। जो कैश
हैं वो अपनी बैटरीज लगा के लेंगे ही नहीं वापडा से, वो बिजली देंगे ही नहीं, वो खुद ही अपने पास प्रोड्यूस करेंगे और अपने सिस्टम में लगाना शुरू कर देंगे। और अपनी मदद आपके तहत लोग ये काम करना शुरू हो गए। आप देख रही हैं बैटरी, अगर आप इंपोर्ट बिल चेक करें उसकी स्टैटिस्टिक्स अभी एट द मोमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन उस स्टैट्स के अंदर जो बैटरी की इंपोर्ट की मिकदार है वो इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है कि इसकी कोई इंतहा नहीं है। तो इसका तो कोई ये हल लोग खुद आपकी कर रहे हैं नज़र ना में, अपने। अब जिस तरह से आपने बात की, हम ये तो बहुत ज़ोर से कहते हैं कि बैरून मुल्क सरमायाकारी आए, हम उसको वेलकम करेंगे, हम उनके लिए राहें भी हमवार करेंगे, लेकिन जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ही उठ के बाहर जा रहे हैं और वो ज़्यादा कंफर्ट और ईज़ फील कर रहे हैं मुल्क से बाहर, उनको किस तरह से हम इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसीज देकर जो है एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर सकते हैं? ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज एसआईएफसी नहीं करेगा ना। जो जिन लोगों की रसाई एसआईएफसी पे है उनके काम ज्यादा आसानी से हो जा रहे हैं। आई एम बीइंग वेरी ओपन। सही। बट बनस्बत दूसरे इदारों के, तो जहां जिसको आसानी मिलेगी वहीं पे लगाएगा। क्योंकि सरमायाकारी उसे पैसा बनाना है, बिजनेस ने पैसा बनाना है, उसने एम्प्लॉय अपने घर के अपने इर्द गिर्द के लोगों के खर्चे चलाने, तो वो इतनी कोई मुश्किलात नहीं, उसको एवेन्यूज ऑल्टरनेट मिलेंगे, वो जाएगा। उसको सही। रोकने के लिए बहुत जरूरी है कंड्यूसिव गवर्नमेंट को, जैसे बेक्स ने कहा, deregulation of specific departments is very pivotal, क्योंकि अगर वो हम जितनी जल्दी कर देंगे उतनी जल्दी हमारी जिंदगियों में थोड़ी अच्छा, आसानी ये बड़ी आना अच्छी बात शुरू आपने हो की। मैं जाएगी। जरा बेग साहब की जानिब जाना चाहूंगी। बेग साहब, एक चीज़ हमने और देखी, आपने भी अपने एक जवाब में बोला था कि हुकूमत को चाहिए कि फ्यूल कंजम्पशन कम कर दें, कुछ ऐसी पॉलिसीज लाएं। हमारे यहाँ जब फ्यूल कंजम्पशन कम करने की बात आती है तो फिर एक तरह से लॉकडाउन की सूरत हाल आती है जो इस वक्त हमारी ताजिर बरादरी फेस कर रही है। कारोबारी तबका हो, ताजिर बरादरी हो, 8 बजे 9 बजे मार्केट्स बंद करने का जो एक इम्पोज कर दिया गया है, एक रूल हुकूमत की जानिब से, इससे भी तो नुकसान ही हो रहा है ना? देखिए, मैंने दोनों का जवाब दूंगा। पहले जो आपने पूछा था कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, इसका क्या करें, तो उसका जवाब है क्विकली 3 चीजें हैं सिर्फ। पावर रेट 8 सेंट से ज्यादा नहीं है, हमारे अभी भी 15-16 सेंट है। ठीक। मार्कअप सिंगल डिजिट 8-9% से ज्यादा नहीं बारे में आता। और तीसरा जो टैक्सेस और सुपर टैक्सेस जो आपने कारपोरेट सेक्टर पे लगाया 60% तक, वो लोग बंद करने की ये तीसरे वाली वजह है। चीख चीख पे बदला के लोग गए कि इन 3 वजूहात की वजह से। तो अब आ जाए आपकी, क्या था सवाल आपका? सर, ताजिर बरादरी जो इस वक्त रो रही है कि फ्यूल कंजम्पशन कम करने का हुकूमत के पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि मार्केट्स को जल्दी बंद कर दिया जाए। हाँ, अब देखिए, आपने ये जितनी भी मुहिम निकालते हैं, इनके फायदे मुझे कुछ नहीं नजर आए, नुकसान बहुत नजर आए। ऐसे ही है सर। आपने ये जो किफायतशारी मुहिम शुरू की, मुझे कहीं नजर नहीं आया। बम्पर टू बम्पर गाड़ियां वैसी चल रही हैं कि अगर 3 गाड़ियां घर में तो एक गाड़ी जाए, 2 को वो पार करके रखेंगे ऑस्टेरिटी मेजर्स में। आप मुझे बताएं, पेट्रोल या डीजल कम खर्च हुआ? नहीं, 1 लीटर का फर्क नहीं बिल्कुल आया। सही है। तो इस तरह ये कॉस्मेटिक बयानात होते हैं। हमने अपनी तनख्वाहें भी दी थी, उसमें नेशनल असेंबली की 20% कटवाई थी, लेकिन एंड ऑफ द डे जब हमने पूछा कि भाई आपको कितने पैसे मिले, ऑल दिस एक्सरसाइज, तो जवाब नहीं था कुछ भी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कॉस्मेटिक जनरलाइज बातें करने के बजाय प्रैक्टिकल स्पेसिफिक बात करें। बिल्कुल ऐसा ही है, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की जिसके ज़रूरत है और ये फॉल्स प्रैक्टिसेस जल्द से जल्द बंद हो जाएं, इसी की उम्मीद कर सकते हैं। अपने दोनों मेहमान गिरामी का नाज़रीन शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजिए से आगाह किया। प्रोग्राम जारी है, एक अहम स्टोरी की जानिब अब हम बढ़ने जा रहे हैं। आपको बताएं कि इस्लामी दुनिया के मोतबर तरीन इदारे कॉम्स्टेक के सरबराह के साथ बदसलूकी का वाक़या पेश आया है और हितक आमेज सलूक किया गया है। कोऑर्डिनेटर जनरल कॉम्स्टेक डॉक्टर इकबाल चौधरी को इस्तीफ़ा देने का हुक्म भी कर दिया गया है, जबकि हुक्म ना मानने पर उनके खिलाफ गैर कानूनी इंक्वायरी भी जारी है और इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील भी दे दी गई है। ये मामला क्या है, ज़रा इसकी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हनीफ कमर साहब। हनीफ कमर साहब, खुशामदीद कहते हुए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी इस मामले पर रोशनी डालें सर। अच्छा हुमा, बहुत शुक्रिया। ये जिस तरह के आपने बताया कि इस्लामी दुनिया का बड़ा मोतबर अदारा है कॉम्स्टेक, ये OIC की वजारती कमेटी जो है बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, उसका इदारा है। इस्लामाबाद में इसका सेक्रेटेरिएट है।
पाकिस्तान इस इदारे का मेज़बान है और ये इदारा इस्लामी दुनिया के दरमियान जो तकरीबन 54 से ज़ायद इस्लामी ममालिक बनते हैं उनके दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी में इश्तराक कार के लिए काम करता है। ये पूरी मुस्लिम दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग देता है, तलबा को का तबादला होता है आपस में, और नई नई जो टेक्नोलॉजी दरियाफ्त होती हैं वो शेयर की जाती हैं इस्लामी दुनिया के अंदर। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इदारा है और पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में इसका सेक्रेटेरिएट मौजूद है। अदरवाइज़ ये दीगर इस्लामी ममालिक में भी जा सकता है, बल्कि आज से 4-5 साल पहले तो मलेशिया ने कोशिश की थी कि ये इदारा मलेशिया को मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि वो इसकी मेज़बानी करेगा और ये बड़े बेहतर तरीके से ये काम कर रहा था। इसके जो कोऑर्डिनेटर जनरल हैं डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब, वो पाकिस्तान के नहीं दुनिया के एक नामवर साइंटिस्ट हैं और उनका एक पूरी दुनिया में मुकाम है। हाल ही में उनको इस्लामी दुनिया का जो सबसे बड़ा प्राइज़ है मुस्तफ़ा प्राइज़ वो दिया गया है उनको, और ये एक तरह से इस्लामी दुनिया में जिस तरह ये नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ के लेवल का ये प्राइज़ इसके अलावा भी बहुत सारे चाइना से और दीगर जो चाइना में तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो डॉक्टर इकबाल चौधरी के नाम से मुख्तस किया गया है। तो ये पाकिस्तान का बड़ा फ़ख्र है। डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब ये साइंटिस्ट हैं और इस इदारे की तरक्की के लिए बड़ा काम कर रहे थे। ये एक अनफॉर्चुनेट है, डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब ने ही एक लेटर लिखा है सदर पाकिस्तान को, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को जो लेटर उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ एक इंक्वायरी की जा रही थी और उस इंक्वायरी के सिलसिले में उनको तलब किया गया और वहां पर जब वो गए हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ किन इल्जामात की। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी इंक्वायरी है। हाँ, मैं वो अर्ज कर रहा हूँ, ये डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब जो कहते हैं वो कहते हैं कि मुझे बुलाया गया, मैंने कहा कि मुझे वो इल्जामात की फहरिस्त दी जाए ताकि मैं रिटर्न में उनका जवाब दे सकूं। तो मुझे ये वो इल्जामात की फहरिस्त देने की बजाय मेरे साथ बदतमीजी की गई, मेरे साथ हद तक में सलूक किया गया, ये उनका कहना है। ये उन्होंने सदर पाकिस्तान को खत लिखा है ऑन रिकॉर्ड, वजीर आजम पाकिस्तान को भी खत लिखा है उन्होंने। और ये इस इदारे के जो सरबरा जो चेयरमैन हैं वो सदर पाकिस्तान हैं और वजीर आजम इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। वैसे ये तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं वो इसके स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक, तो इन्होंने तो बल्कि ये लेटेस्ट ये है कि डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब ने OIC के सेक्रेटरी जनरल को भी खत लिख दिया है कि उनके साथ ये हुआ है। तो इस मामले में ये जो इनके खिलाफ इंक्वायरी की गई है, डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब का ये भी कहना है कि उन्हें फ़ोन पर ये कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें, जबकि ये उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ना कोई इंक्वायरी हुई, ना मेरे खिलाफ कोई इल्ज़ामात साबित हुए, ना मुझ पे कोई ऐसा कोई केस है, तो मैं क्यों इस्तीफ़ा दे दूं। तो जब उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो फिर उनके खिलाफ उसके बाद इंक्वायरी इनिशिएट की गई। तो ये जो कॉमसेट का इदारा है ये चूंकि इंटरनेशनल इदारा है, OIC के ज़ेर एहतमाम ये चलता है, तो इसके कोऑर्डिनेटर जनरल के खिलाफ भी जो अगर इंक्वायरी भी स्टैंड होनी है तो उसमें कम अज़ कम सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान के नोटिस में होनी चाहिए और उनको इस बात पे एक्शन लेना चाहिए कि अगर ये जो इल्ज़ामात डॉक्टर साहब ने अपने ख़त में सदर पाकिस्तान को और वजीर आजम पाकिस्तान को लिखे हैं, अगर ये दुरुस्त हैं तो ये तो बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बिल्कुल ऐसे और इसकी गैर जानबदार इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो आलमी सतह पर इस तरह बदनामी हो रही है। अब देखें डॉक्टर साहब ने OIC के सेक्रेटरी जनरल को भी खत लिख दिया और डॉक्टर साहब बड़े जो लोग उनको जानते हैं उनकी खिदमात को, वो कितने मौज़िज़ और मोहतरम है, जैसे आपने भी मेंशन किया। मोहतरम साइंसदान है पाकिस्तान के, उन्होंने दुनिया से इस्लामी दुनिया से स्टूडेंट्स लेके आए हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और बल्कि ये जो 1 साल की जो रिपोर्ट है इस इदारे की, उस रिपोर्ट को अगर आप स्टडी करें तो 174 मंसूबों पे अमल दरामद किया गया। 759 जो स्कॉलरशिप है वो 54 ममालिक के लोगों को दिए गए हैं, साइंटिस्टों को बुलाया गया है पाकिस्तान में। और ये सारी जो इंटरचेंज हुआ है टेक्नोलॉजी का और साइंसी दरियाफ्तों का, ये सारा का सारा इसी दौर में हुआ है। और मेरा ख्याल है कि इन तमाम तर कामयाबियों का सेहरा भी डॉक्टर इकबाल चौधरी के सर ही जाता है। इतने अच्छे से उन्होंने इतने मुनज़्ज़म वे में किया। लेकिन सर, जिस तरह से आपने भी मेंशन किया कि अब एक तरह से एक हजीमत का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है,
तो फौरी एक्शन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से और सदर पाकिस्तान की जानिब से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बतौर को चेयरमैन इस इदारे के वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बतौर चेयरमैन सदर पाकिस्तान को फौरी तौर पर इन्वॉल्व होकर इसमें इस मामले की गैर जानबदार इंक्वायरी करनी चाहिए। ये आज दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। ये तो इस्लामी ममालिक OIC के जो दीगर मेंबर ममालिक है वो तो पहले ही चाहते थे कि ये इदारा पाकिस्तान में ना दे, हम इसे करते हैं। मलेशिया ने इसकी मेज़बानी का वो पहले से कह रखा हुआ है। और भी किसी अगर ये इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी तो फिर ये इदारा किसी ना किसी और मुल्क में चला जाएगा। तो पाकिस्तान के पास एक बैनुल अक़वामी इदारा अगर है, इस्लामी ममालिक का OIC का एक मोतबर इदारा है, पाकिस्तान का इमेज उससे बेहतर हो रहा है और पाकिस्तान के लोगों को और इस्लामी दुनिया के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो ये पाकिस्तान को तो हर कीमत पे इस इदारे की साख को बचाना चाहिए और इस इदारे की साख पे आने वाले हर इल्ज़ाम की गैर जानबदार तहकीक करके उसके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए अगर किसी ने ये हरकत इसी तरह की है जिस तरह के ये सामने आ रही है। बल्कि इस पे तो सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं दोस्त रऊफ़ कलासरा साहब ने भी इस पे आवाज़ उठाई है। तो ये चीज़ें जो है जब इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी तो उस पे तो फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म साहब को इस पे फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए, सदर पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। डॉक्टर इकबाल चौधरी की तरफ से जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उनको प्रोब किया जाना चाहिए। बल्कि डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब तो कहते हैं कि जिस मीटिंग में, इंक्वायरी मीटिंग में उनके साथ बदतमीजी की गई है वो रिकॉर्ड हो रही थी सारी मीटिंग, उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है। तो इसलिए अगर वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किसने क्या कहा है। और दूसरे नंबर पे ये जो इंक्वायरी इनिशिएट हुई है, क्या इस बैनुल अक़वामी इदारे के कोऑर्डिनेटर जनरल के खिलाफ इंक्वायरी हो भी सकती है इस तरह जिस तरह ये इंक्वायरी की गई है? और जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि इस्तीफ़ा दे दें डॉक्टर साहब, वही कन्वीनियर हैं इंक्वायरी कमेटी के। तो ये सारी वो चीजें हैं जो एक गैर जानबदार तहकीकात हो चुका है सब कुछ। अगर इसका कोई लीगल वे आउट नहीं है तो फिर यकीनन एक्शन भी जरूरी बनता है। सर, अब मीडिया पे ये बात आ गई है, आपने भी कुछ सहाफ़ी हजरात का नाम लिया कि उन्होंने भी इसको मेंशन किया है, इस पर फोकस किया है। अब आप उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन हो पाएगा? देखिए, होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल पुरुम्मीद हूँ। ये बहुत बड़ी बदनामी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का तो एक बड़ा आलमी सतह पे जो हमारा एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इमेज बन रहा है, पाकिस्तान सफारती महाज पर इतनी तरक्की कर रहा है, तो ऐसे में एक ऐसा बैनुल अक़वामी इदारा है OIC का, मुस्लिम उम्मा का इदारा, जो पाकिस्तान जिसकी एक अरसे से मेज़बानी कर रहा है और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, अगर उनके खिलाफ डायरेक्टर जनरल जो हैं, कोऑर्डिनेटर जनरल, अगर उनके खिलाफ कोई इल्जामात हैं तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो ये चाहूंगी कि आप इस बात को भी जरूर इम्पोज करें और एम्फेसिस करें इस बात पे कि ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि ऐसे वाकयात ही रोनुमा ना हो। बिल्कुल ऐसी बात है। और अगर मैं तो वो आप वाली बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अगर कोऑर्डिनेटर जनरल के खिलाफ कोई शवाहिद हैं, एविडेंस हैं, तो उनके खिलाफ बाकायदा कानून के मुताबिक इंक्वायरी होनी चाहिए, ना कि उनकी तजलील होनी चाहिए। हाँ, अगर इंक्वायरी में उनके खिलाफ साबित हो जाती हैं चीज़ें कानून के मुताबिक, तो फिर कानून के मुताबिक जो उनकी सज़ा बनती है वो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी भी एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को जो पाकिस्तान का एक ब्रांड है, डॉक्टर इकबाल चौधरी पाकिस्तान का एक ब्रांड है, जो पूरी दुनिया उनकी मोतरफ है, उनकी जो मतलब वो एक पूरी तवील फहरिस्त है उनके कामों की जो उन्होंने आलमी सतह पर जो किए हैं। तो चाइना उसका एतराफ़ कर रहा है, इस्लामी दुनिया उसका एतराफ़ कर रही है, मुख्तलिफ ममालिक उनके लिए मुख्तलिफ एजाज़ात मुनक्कद करते हैं, उनके लिए सेमिनार्स मुनक्कद किए जाते हैं। तो ऐसे बंदे को अगर इस तरह की कोई शिकायत पैदा होगी तो यकीनन उस पर फौरी तौर पर उस पर तशवीश भी होनी चाहिए और हुकूमत वक्त को उस पर फौरी तौर पर इन्वॉल्व होकर आला सतह पे, ये अब चूंकि बात इस लेवल पे चली गई है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब के लेवल पे बात चली गई है, तो उनको इन्वॉल्व होकर इस मामले को फौरी तौर पर देखना चाहिए ताकि पाकिस्तान का ये इदारा जो कि शानदार इदारा है इस्लामी दुनिया का, इसकी साख मुतासर ना हो। बिल्कुल ऐसा ही, और आइंदा ऐसे वाकयात भी रोनुमा ना हो। हनीफ कुमार साहब, बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक बहुत अहम नुक्ते की जानिब आपने इशारा किया और एक अहम मसले को आपने रेस किया। यकीनन हम उम्मीद भी करेंगे कि डॉक्टर इकबाल चौधरी का जो ये मसला है ये आने वाले वक्त में हुकूमत वक्त की जानिब से सॉर्ट आउट भी किया जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब भी इस पर ज़रूर नज़रसानी करें।
नाज़रीन, इजाज़त लेंगे आपसे, अल्लाह ने के बाद।